एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर कवर किया था इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें हमने कवर की थी। आज हम अपने यूनिट 4 की तरफ मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि फोर्थ यूनिट में हमें क्या क्या चैप्टर्स जो है पढ़ने हैं, जैसे बजट हो गया और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। तो बजट पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट पढ़ेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 4 फ्रॉम द चैप्टर बजट। समझेंगे बजट क्या होता है और बजटरी पॉलिसीज वगैरह कैसे आती हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर मेरे साथ और मेरे जो कंटेंट है और आगे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर देके जाइएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट पोस्ट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बजट से। तो बजट क्या होता है हमारा, वो समझने की कोशिश करते हैं। बजट इज एक्चुअली द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is an account of estimated receipts and expenditure of the union government during a financial year। अब देखो बहुत सिंपल शब्दों में मैं समझाता हूं। एक कंपनी है, एक कंपनी के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब मिलते हैं? साल के एंड में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज का ब्यौरा होता है? क्या कमाया, कितना खर्च किया, कितना टैक्स पे किया, कितनी डिविडेंड्स पे करी, तो कितने एसेट्स हैं हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज है हमारे पास। तो एक 100% फाइनेंशियल नेचर का जो ओवरव्यू मिल जाता है हमें किसका? एक कंपनी का। सिमिलरली वही सेम चीज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही सेम चीज साल के एंड में जब हमारी गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट ने कितना कमाया थ्रू टैक्सेस, इंटरेस्ट, कमीशन, लाइसेंसिंग, ट्रेड बैरियर्स, वो सब करके कितना खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, एजुकेशन के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इसके इस क्लीनलीनेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या होती हैं, ये हमारा गवर्नमेंट की एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कितना कमाया, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया और अब गवर्नमेंट के पास कितने नेशनल एसेट्स हैं, जैसे आपके रोड्स, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, आपके जो हवाई जहाज यानी कि आपके एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, आपके वाटर रिजर्व्स वगैरह हैं, आपके ये सुंदरबन नेशनल पार्क, नेशनल रिजर्व्स वगैरह हैं। इसके अलावा जो आपकी रेलवेज वगैरह आती हैं, ये सब चीजें जो है ये हमारी एसेट्स में आती हैं। और इधर क्या आता है हमारी लाइबिलिटीज में, कि फॉरेन डेट कितना हमने बाहर से इंटरनेशनल कितना लोन ले रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल और करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड के कैपिटल और करंट अकाउंट, ये सारा ब्यौरा आपको कहां मिलता है? बजट के अंदर। तो बजट को बजट ना बोलकर अगर मैं कहूं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट है, जो इस वक्त पावर में है, अभी कौन है? यूपीए, यानी कि अपनी जो ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पावर में है। तो भारतीय जनता पार्टी हर साल फरवरी, जन फेब के अराउंड बजट पेश करती है। उस बजट में वो क्या करती है कि सरकार ने इतना कमाया और इतना इतना यहाँ इन एक्सपेंडिचर एरियाज के ऊपर अब वो एलोकेट करेगी। डिफेंस के ऊपर इतना बजट एलोकेट करना है, एजुकेशन के ऊपर इतना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना, न्यू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इतनी करनी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी या ग्रीन एनर्जी में इतना इन्वेस्ट करना है। वो सारी चीजें वहां पर लिखी होती है। एग्जाम्पल 17, 18, 18, 19 एक्सेट्रा, ये क्या है? हमारे फाइनेंशियल ईयर्स हैं। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 22। अभी तो 21-22 चल रहा है। अभी मार्च के बाद कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? 22-23 का। इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 112 के तहत, किसके? संविधान के आर्टिकल 112 के तहत हमें जो है अपनी यूनियन गवर्नमेंट को इस तरह का बजट पेश करना पड़ता है हर साल। उसको ये ब्यौरा देना पड़ता है जनता को कि कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया। It is presented on the first day of month of February by the Union Finance Minister since 2017 for the next financial year। ठीक है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी इस वक्त? निर्मला सीतारमन जी हैं। वो हर साल फरवरी के पहले दिन, क्या लिखा है इन्होंने? प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी मंथ। तो फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी को वो क्या करती हैं? बजट पेश करती हैं। किसका? यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? आने वाले साल का। इस साल इतना कमाया, इस साल इतना खर्च करेंगे। तो ये इस तरह से यहां पर एलोकेशन की जाती है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करता है। पिछले जो है निर्मला सीतारमन जी कर रही हैं 2017 के बाद से। अर्लियर इट यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ ऑफ फरवरी। पहले क्या होता था? 28 या 29 तारीख को ये दिया जाता था, लेकिन अब जो है कब दिया जाता है? 1 फरवरी को दिया जाता है। तो अब आप देखेंगे अभी बजट आने ही वाला है। द बिल्स दैट आर डिस्कस्ड एंड प्रेजेंटेड इन द बजट and then passed by the Lok Sabha come into effect on 1st April of the upcoming financial year for which the budget was presented। तो जो बिल, जैसे बजट जब आता है ना, तो उसके अंदर कुछ बिल्स भी आते हैं साथ साथ। जैसे अभी आपने देखो, आपको ये पता होगा कि पार्लियामेंट जो है उसके सेशन जो है 4 सीजन के अंदर डिवाइडेड है। अपना समर सीजन, विंटर सीजन और ये बजट सीजन। अभी अभी क्या चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च वाला बजट सीजन चल रहा है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर बजट पेश किए जाते हैं। एंड बजट पेश करने के साथ साथ कुछ सर्टेन बिल्स भी पेश किए जाते हैं जो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज को जो बदलने की वो रखते हैं, पावर रखते हैं। जैसे कि अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर मान लीजिए बिल आता है, या
डिजिटल पेमेंट्स को लेकर कोई नया बिल आता है, आरबीआई की कोई नई पॉलिसी को लेकर कोई बिल आता है, तो इस तरह वो बिल पेश किए जाते हैं, बजट में पेश किए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बजट सत्र, यानी कि बजट सेशन। तो ये भी इस वक्त पार्लियामेंट का कौन सा सेशन चल रहा है? बजटरी सेशन चल रहा है। तो इस वक्त जो भी बिल पेश होंगे, ठीक है, वो लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा से पास होकर वो राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में भी वो जब पास हो जाएंगे तो उसको फाइनली हमारा कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर अपनी सील लगा देगा, वो बिल क्या बन जाएगा? हमारा एक्ट बन जाएगा, या कोई अमेंडमेंट बन जाएगी। वो फिर कब से पब्लिश हो जाएगी, मतलब इफेक्ट कब से आ जाएगा उसका? 1 अप्रैल, जो भी अगला साल जिसके लिए वो बजट पेश किया गया है वो। बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच इज प्रेजेंटेड इन द स्टेट असेंबली इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट बजट भी होते हैं, जैसे नेशनल बजट होता है ना, जो अभी पूरे देश का बजट आएगा अभी 1 फरवरी को, वैसे ही हर राज्य का भी अपना बजट होता है, और वो राज्य के बजट मिलकर ही पूरे देश का बजट बनता है। तो वो राज्य का जो बजट होता है वो बजट आर्टिकल 202 के अंदर बताया गया है। यूनियन बजट, यूनियन बजट का मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो बजट देती है वो कौन सा बजट होता है? नेशनल बजट, यानी पूरे देश का बजट। तो वो बजट कहें, यूनियन बजट कहें, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कहें, बात सारी एक ही है। और आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वाज फर्स्ट एवर प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1947। तो 26 नवंबर 1947 का वो दिन था जिस दिन पहला भारत का जो बजट था खुद का, वो पेश किया गया था। आर के शनमुखम शेट्टी ने, तो इन्होंने जो है पहला बजट पेश किया था। तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे ये। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, आइए देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट के। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूटेशन, तो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूटेशन कैसे करा जाता है? मैंने बताया ना आपको कि इतनी इनकम आई किससे? टैक्सेस के थ्रू आ गई, रेवेन्यू और कोई रेवेन्यू सोर्सेज उनके थ्रू आ गई, इनकम, कमीशंस, लाइसेंसिंग, इन सब के थ्रू जो है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू जनरेट करता है। लीज आउट करके नेशनल एसेट्स को, जैसे अभी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है तो उसके अंदर लीज आउट किए जाएंगे, और इस तरह की हरकतें कर करके उनको इनकम मिलती है। फिर वो क्या इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहां पर? अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, इस तरह से अलग अलग वो बजट अलोकेट किया जाता है। रिसोर्सेज रैशनलाइजेशन, अब बजट आता है तो उससे पता चलता है कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने हमारे पास डेट्स हैं, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, ये सारी चीजें किससे पता चलती हैं? बजट से। फर्मनेस ऑफ द इकोनॉमी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका बजट होगा उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी। देखो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है बजट? आपको इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, इनकम कैसे जनरेट? प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? गवर्नमेंट की टैक्सेस, आपका डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह, और डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स अपना। ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, किसके लिए? यूनियन, यानी मतलब जो कंट्रोलिंग या पावर में गवर्नमेंट है उसके लिए। तो वो जितना ज्यादा कमाएगी उतना ही ज्यादा तो वो ज्यादा एलोकेट कर पाएगी, अपनी जेब में थोड़ी रखते हैं वो सारी चीजें एलोकेट कर देते हैं डेवलपमेंट के अंदर या एजुकेशन के अंदर, इन सब चीजों के अंदर। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। पब्लिक एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट, तो जितनी भी अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनकी भी मैनेजमेंट हो पाती है। जो हमने ऊपर वाला चैप्टर पढ़ा था एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल सिकनेस वाला, उनको भी जो है कहां से फंडिंग मिलती है? बजट के थ्रू ही फंडिंग अलोकेट की जाती है। बजट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 3 assumptions। तो 3 assumptions हैं जिसके हिसाब से जो बजट है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बैलेंस्ड बजट, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस बजट है, हमने जितना कमाया उतना ही हम खर्च कर देंगे। डेफिसिट बजट यानी रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इंडिया का बजट पिछले बहुत सारे टाइम से क्या रहा है? डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर से। तो इंडिया अभी किस कैटेगरी में है? डेफिसिट बजट के, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमें पैसे मिल रहे हैं सरकार को, वो कम है किससे? जो सरकार एक्सपेंड कर रही है। तो वही चीजें बताई है यहाँ पर। कंपोनेंट्स, बजट हैज ब्रॉडली 2 कंपोनेंट, तो 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन से? बजट रिसीप्ट, बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट्स के अंदर क्या आती हैं? जो आपकी रिसीट्स मिलती हैं, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो इनकम है वो कहाँ आएंगी? रिसीट्स के अंदर, और एक्सपेंडिचर में जो खर्चे किए जा रहे हैं। तो बजट रिसिप्ट के भी 2 पार्ट है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में है टैक्स और नॉन टैक्स, यानी कि जो टैक्स से आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जिससे इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो लाइसेंसिंग है, चाहे वो एक्साइज है, चाहे वो और कोई चीजें हैं, उससे जो है अपनी लीज आउट हो गया। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं टैक्स के अलावा, टैक्स में दोनों टैक्स आ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि आपका इनकम टैक्स भी और जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, वो सब चीजें आ गई। उसके अलावा जितनी भी चीजें बच गई, सोर्सेज ऑफ इनकम बच गई, चाहे वो लाइसेंसिंग है, चाहे वो लीज आउट है, चाहे वो रेंटिंग है, कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो हमने कहीं फॉरेन लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कहाँ जाएंगे? अपने नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर। फिर कैपिटल रिसीट्स आ जाती हैं, जो हम एसेट को ट्रांसफर करके रिसीव करते हैं। मान लीजिए कोई नेशनल एसेट था, वो हमने ट्रांसफर कर दिया, तो उससे जो हमको इनकम मिल रही है वो चीज क्या बन जाएगी? कैपिटल रिसीट, यानी कैपिटल नेचर का है। कोई भी एलोकेशन करेंगे तो उससे जो रिसीट इनकम जनरेट होगी वो हमारी क्या बनेगी? कैपिटल रिसीट। तो ये टैक्स रिसीट्स तो मैंने आपको बता दिया। ये देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल ऑफ, हर चीज के ऊपर टैक्स है, आपको ये तो पता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो लिटरली हर चीज के ऊपर है, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरीज हैं, नील रेटेड है, 0 रेटेड है, फिर 5% का है जिसके अंदर 2.5 का है, उसके बाद फिर अपना 12% का है, 6 वाला। तो इस तरह से है। तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो आपको ऐसा दिखता है जिन पे जीएसटी नहीं है, वो या तो नील रेटेड सप्लाई है या 0 रेटेड सप्लाई है। तो वो चीजें हैं, जीएसटी उनके ऊपर भी है, 0% है, कंसिडर किया जाता है वो। आप कभी भी आप इनका इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी।
उसके बाद आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। इनकम टैक्सेस हो गए, आपको पता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि जो आपकी कंपनीज पे करती हैं। फिर गिफ्ट टैक्स हो गया, आपको जो गिफ्ट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है वो चीज, अगर 50,000 से ऊपर अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर वेल्थ टैक्स आ जाता है। वेल्थ टैक्स तो था नहीं, ये हटा दिया गया है अब नहीं है वेल्थ टैक्स, अब सिर्फ सेस और सरचार्जेस वगैरह लगते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेट टैक्स, यानी कि आप कोई एस्टेट ओन करते हैं, जैसे फार्म हाउस वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर हाउस टैक्स वगैरह नहीं होते, वो सब आप पे करते हो। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है सेल्स ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सब कहाँ मिला दिए गए, अब जीएसटी के अंदर मिला दिए गए। अब कुछ हाँ वैट और सर्विस टैक्स और ये सब चीजें जो है, क्या नाम है अपना, एक्साइज अभी भी है। जैसे अपनी जो नोटिफाइड गुड्स है, नोटिफाइड गुड्स कौन से, पेट्रोलियम हो गया आपका, लीकर हो गया आपका, इसके अलावा कोई और अगर नोटिफाइड गुड्स है तो वहां पर अभी भी वैट वगैरह ही चलता है, उस पर जीएसटी अभी अप्लाई नहीं होगा, वो टिल फर्दर नोटिस अप्लाई कर दिया जाएगा। नॉन टैक्स रिसीट कौन से होते हैं, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, फी हो गया, पेनल्टीज हो गए, फॉरफीचर, जो आपके चालान वगैरह कटते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो भी तो सरकार के पास ही जाते हैं, तो वो भी उनकी इनकम बनती है। एस्चीट हो गया, वांट फॉर लीगल हायर द प्रॉपर्टी गोज टू द स्टेट, तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। मतलब एस्चीट का मतलब समझ में आया नहीं, जैसे कई लोग अपनी विल नहीं लिखवा देते कि ये इंस्टेड ऑफ मेरे बच्चे, ये जो मेरा मकान है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये सरकार के हाथ में चली जाए, किसी एनजीओ के हाथ में चली जाए, या वो किसी भी, मतलब ऐसा है कि मतलब ये प्राइवेट ओन ना रहे, अब ये स्टेट ओन हो जाए, इसके अंदर चाहे अपना स्टेट गवर्नमेंट एक स्कूल खोल सकती है, सरकारी स्कूल खोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो उस तरह की जो इनकम जनरेट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एस्चीट। उसके बाद कैपिटल रिसीट आ जाते हैं, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, बताया मैंने एक पब्लिक सेक्टर यूनिट था उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो उससे यानी कि उसको बेच दिया गया, उसमें से शेयर अपने निकाल लिए गए, उससे जो इनकम आती है वो क्या आती है, डिसइन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं। तो उससे कौन सी इनकम आती है, अपनी कैपिटल रिसीट। तो एसेट होता है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वही चीजें बताई गई हैं। डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स, तो बाहर से हमसे किसी ने ले रखी है या वो सब, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा हमें। स्मॉल सेविंग, बजट एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं, ये तो इनकम थी, अब समझ में आ गया ना इनकम कहाँ से आती है, टैक्सेस से आती है, टैक्सेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। फिर नॉन टैक्स रिसीप्ट आती हैं, जिसके अंदर आपके उसके अलावा चीजें आ जाती हैं, आपकी इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टीज, एस्टीट वगैरह वो सब। फिर कैपिटल रिसीट आ जाती है, इंटरेस्ट वगैरह ये सब आपकी, रिकवरी ऑफ लोन, ये सब बन जाता है आपका कैपिटल रिसीट। फिर आते हैं एक्सपेंडिचर पे, तो एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होता है, एक्सपेंडिचर बजट होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, ये एक्सपेंडिचर प्रोफाइल क्या होता है। दिस डॉक्यूमेंट इज डिस्क्रिप्टिव एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक स्टडी। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पूरी डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि पूरी डिटेल्ड एनालिसिस होता है उसका, किसका, इकोनॉमिक स्टडी का। इट इज हैविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। तो एक पूरा एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होता है जिसके अंदर सभी मिनिस्ट्री, सभी पीएसयूज का इकट्ठा एक कंपाइल्ड डाटा होता है और वो चीजें दी जाती हैं। इट कंटेन्स वेरियस बजटरी ट्रेंड्स रिलेटेड टू जेंडर वेलफेयर ऑफ वुमेन चिल्ड्रन। तो इस तरह से पूरी एक रिपोर्ट होती है कि कहाँ, ये रिपोर्ट ही आगे जाके हेल्प करती है बजट एलोकेशन के अंदर, कि कितना बजट कहाँ पे एलोकेट करना है। इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल स्टडी दी होती है कि कहाँ पर जो है ज्यादा डिमांड है अभी फंडिंग की, तो वो चीज यहाँ पर बताई जाती है। फिर आते हैं एक्सपेंडिचर बजट, टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल जो रिसीट थी उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट, यानी किसी प्राइवेट जो है इकोनॉमी या सेक्टर को नेशनलाइज कर लिया गया, यानी कि उसके अंदर शेयर इन्वेस्ट कर दिए गए। तो जब शेयर इन्वेस्ट किया जाता है तो पैसा जाता है, वो सारी चीजें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, डिफेंस, हेल्थ, ये सब चीजें आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी, जो आप डेली बेसिस पर करते हैं, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। तो कॉन्सेप्ट रेवेन्यू कैपिटल का सेम रहेगा आपके अकाउंटेंसी वाला ही। तो ये है चार्ज एक्सपेंडिचर, वोटेड एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर टू बी मेड फॉर द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट व्हिच वाज बोरोड बाय दी। तो ये कौन से हैं, चार्ज। और वोटेड कौन से होते हैं, इंक्लूड रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू नेचर के हैं आपके, रेवेन्यू और कैपिटल। और ये कौन से हैं, जिनके अगेंस्ट एक चार्ज किया गया है, यानी कि जो आपसे चार्ज किए जाए, जो मैंडेटरी पेमेंट्स हैं। ये तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो ना, ये तो आप खुद एलोकेट कर सकते हो कि इस चीज के ऊपर कितना करना है। ये मैंडेटरी पेमेंट्स है जो आपको फॉरेन डेट पे करनी पड़ेगी पे, तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स, ग्रांट्स जैसे आपको आपको अगर पता हो, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है तो वो दी जाती हैं किनको, कोई मांग ले। जैसे मान लीजिए आपका एक एनजीओ है, आप सरकार के पास एक जाएंगे, विनती करेंगे कि सर मेरे जो एनजीओ है उसको थोड़ी फंडिंग की जरूरत है। तो वो ग्रांट्स भी 2-3 तरह के होते हैं, मॉनेटरी ग्रांट होती है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट होती है, या किसी और तरह की असिस्टेंट प्रोवाइड कर दे। तो मॉनेटरी में तो डायरेक्टली आपको पैसा दे दिया जाए कि भाई ठीक है जाओ, तुम अब एनजीओ हो, स्कूल खोलोगे तो लो भाई 50 लाख लो, बिल्डिंग खरीदो, स्कूल बनाओ, बच्चे पढ़ाओ। या उसकी जगह एक पूरी बिल्डिंग जो एसचीट के थ्रू मिली थी गवर्नमेंट को, ठीक है, वो बिल्डिंग पूरी एलोकेट कर दी, तो एक पूरी बिल्डिंग मिल गई। तो या तो पैसे की मॉनेटरी ग्रांट हो जाए या नॉन मॉनेटरी ग्रांट हो जाए, तो उस तरह के वो भी एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाते हैं। फिर आते हैं बजटरी डेफिसिट्स, यानी कि बजटरी डेफिसिट्स कौन से थे, जब हमारे रेवेन्यू हमारे एक्सपेंडिचर से कम थे। whenever our expenses exceeds income, सिंपल सी बात, जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज्यादा हो जाए, इट रिजल्ट्स इनटू बजटरी डेफिसिट। मेन कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू
deficit is inflation which if continued for long may lead to recession and decline in economic activity। तो इंडिया अभी फिलहाल क्या है, थोड़ा थोड़ा रिसेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? एक तो बजटरी डेफिसिट बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अभी 1-2 साल से आ रहे हैं, वो पिछले 6-7-10 साल हो चुके हैं उसको बजटरी डेफिसिट को चलते हुए। और उसके बाद क्या है ये चीज, और दूसरी चीज इन्फ्लेशन भी आ चुकी है उसकी वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस राइज करने पड़ते हैं वो रेवेन्यूज को कवर अप करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह भी बढ़ाती रहती है। तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि उन रेवेन्यूज को किसी तरह कवर अप किया जा सके। कंट्रीज जनरली काउंटर बजट डेफिसिट बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, बोल दिया, बताया मैंने आपको, एंड कटिंग स्पेंडिंग बाय प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू फिस्कल पॉलिसीज। बजटरी डेफिसिट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो बजटरी डेफिसिट भी अगर आप देखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी ही देखने को मिलेगा। हमारी जीडीपी कितनी है? लगभग 2.25 ट्रिलियन के अराउंड की है, शायद इतनी है। देखें, अभी देखते हैं जीडीपी ऑफ इंडिया 2021, तो ये है 232 लाख करोड़। तो वही 225 के अराउंड जो है ये फिगर है, 232 लाख करोड़ के अराउंड यहां पर है। और ये आपका क्या है, इसी के परसेंटेज के अंदर डेफिसिट दिखाई जाती है कि इसका इतना परसेंट जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है। टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी और मोनेटाइज डेफिसिट। आइए इनको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट हैपन टू बी मोर देन रेवेन्यू रिसीव्ड इट गिव्स राइज टू रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि जब आपके रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से कम है तो वो क्या बन जाता है आपका, तो ये रेवेन्यू नेचर की बात हो रही है सिर्फ। जैसे दो तरह के थे ना, रेवेन्यू और कैपिटल, तो सिर्फ जब रेवेन्यू की बात करें यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू इनकम से ज्यादा है तो क्या बोल दिया जाता है उसको? रेवेन्यू डेफिसिट। Implication क्या है? Revenue deficit does not indicate that there is loss of revenue of receipt. Rather, it occurs when the realized net income remains lower than the projected net income of that financial year. तो जो प्रोजेक्ट जो सोचा गया था, जो एस्टिमेट किया गया था कि इस साल हमको इतनी इनकम आने वाली है, उससे जो अपनी कम है, अपनी कौन सी एक्चुअल इनकम जो हमें रिसीव हुई है, यानी कि जितना सोचा था उससे थोड़ा सा कम रह गया, तो वो जो है ये इंप्लाई करता है क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। It adversely affects the credit rating because it shows the inability of government to cover its present and future। तो क्रेडिट रेटिंग, मान लीजिए आईएमएफ से लोन लेने जाते हैं तो वहां पर भी इंडिया की क्रेडिट रेटिंग होती है, तो उस हिसाब से आईएमएफ भी हमको लोन देने से इनकार कर देगा कि भाई नहीं, तुम्हारा तो तुम तो पे ही नहीं कर पाओगे, तो उस सेंस में। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट इन द इनकम एज होल व्हिच इज कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इट इज नॉट वॉच्ड एज नेगेटिव इवेंट जनरली। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अपना परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हमारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है, ये कोई नेगेटिव इवेंट नहीं माना जाता, ये चलने वाली चीजें हैं। तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। जितना खर्चा किया टोटल, कैपिटल और रेवेन्यू पर, रेवेन्यू क्या था? सिर्फ रेवेन्यू, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट नहीं थे, वो डेली बेसिस पर जो किए जाने वाले खर्चे थे, एलोकेशन थी, वो चीज थी। सिमिलरली और मैं फिस्कल की बात करूं तो उसके अंदर कैपिटल और बजट रेवेन्यू दोनों आ जाएंगे, तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे उसके अंदर से टोटल बजट इनकम, जिसके अंदर अभी भी बोरोइंग्स जो है वो अलाउड, मतलब जो इंक्लूड नहीं की है। Implication of fiscal deficit, the gap between income and spending has to be filled by debt. Debt circulates more money in the market which may cause inflation। तो ये implications बताइए क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं फिस्कल डेफिसिट के, कि ज्यादा लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी सरकार ताकि उसको इंटरेस्ट इनकम मिल सके, और जब ज्यादा मार्केट में पैसा होता है तो उससे इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता था? याद नहीं है आपको? याद आया कैसे बढ़ता था? इनकम बढ़ेगी यानी मनी फ्लो बढ़ेगा मार्केट में, तो लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, बट उस डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ी तो इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगा। तो वो चीज यहां पर बताई गई है। एक्सेस डेट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हैज इट्स ओन कॉम्प्लिकेशन। जो फॉरेन से हमने डेट ले रखे हैं उनकी अलग जो है भड़क है, यहाँ पर उनको अलग से टेंशन लेनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस कर देंगे इंटरेस्ट एंड पेमेंट रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट उसके अंदर से माइनस कर दो पिछले साल के इंटरेस्ट के पेमेंट्स, तो वो चीज क्या बन जाएंगे हमारे, क्या बन जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या है इंप्लीकेशन? इट शोज डिग्री अप टू विच गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू बोरो इन इट करंट ईयर। मतलब कि ये डिग्री बताता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा उधार लेना पड़ा अपने रेवेन्यूज को कवर अप करने के लिए, यानी डेफिसिट को कवर अप करने के लिए। इट शोज टू विच एक्सटेंट डेब्ट आर गोइंग टू कवर द एक्सेस एक्सपेंसेस अदर देन द प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये सारी चीजें आपको बता दी। उसके बाद आते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट के ऊपर। इट शोज द एक्सटेंट और डिग्री टू विच द सेंट्रल बैंक एड्स द गवर्नमेंट इन इट्स बोरोइंग टू कवर इट्स बेसिक ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज एंड एक्सप्रेस्ड एज द राइज इन द नेट आरबीआई क्रेडिट गिवन टू द गवर्नमेंट। मोनेटाइज्ड डेफिसिट कौन सा डेफिसिट होता है? जब गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती है पैसे उधार मांगने के लिए, तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को पैसे उधार देता है, और पैसे उस जो उधार देता है उसको किस में कंसीडर किया जाता है? मॉनेटरी डेफिसिट के अंदर या मोनेटाइज्ड डेफिसिट के अंदर।
इंप्लीकेशन क्या है? इंक्रीज ऑफ मनी इन द मार्केट में कोज इन्फ्लेशन, फिर से पैसा बढ़ जाएगा। सरकार के पास पैसे आने का क्या मतलब होता है? लोगों के पास पैसे आना, क्योंकि सरकार डायरेक्टली आरबीआई से नहीं लेती, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, इंटरेस्ट रेट कम करने से लोग लोन ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में लेने की वजह से क्या होगा? फिर से लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड की कॉरस्पॉन्डिंग अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो प्राइसेस फिर से राइज करेंगे, और प्राइस राइज क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। तो ये चीजें आपकी क्या बन जाती हैं? मोनेटाइज्ड डेफिसिट। उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग की, अपने डेफिसिट को फाइनेंस किस तरह करता है, ऊपर पढ़ा ये क्या है? ये सब डेफिसिट फाइनेंसिंग ही है कि इधर से उधार लेके डेफिसिट को पूरा किया जाए। तो अब देखते हैं कैसे ये काम करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ टूल यूज्ड टू फाइनेंस द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर दैट इज इन एक्सेस ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो मान लीजिए सरकार ने जो है 1 लाख जो है रेवेन्यू में जनरेट करा, और इसको जो खर्चा है वो कितना अलोकेट कर दिया इसने? 1,20,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए हैं, ये जो उसको, ये देखो ये रेवेन्यू है हमारा, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे को खर्च कितना करना है? 1,20,000 रुपए। तो ये एक जो 20,000 रुपए का पोर्शन है, 1 लाख तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, जो 20,000 रुपए है वो मुझे उधार मांगने पड़ेंगे, तो उधार मतलब फाइनेंस करवाने पड़ेंगे। फाइनेंस करवाने के लिए ये 20,000 ही जो, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सेस रेवेन्यू सॉरी एक्सपेंडिचर है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हमें करना पड़ रहा है, वो क्या हो जाता है? उसको फाइनेंस करने के लिए जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो क्या बोलते हैं उसको? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट कितने का है यहाँ पर? हमारी इनकम कितने की हुई थी? 1 लाख की, खर्चा कितने का हो गया? 1,20,000 का, डेफिसिट कितना खड़ा हो गया? 20,000 रुपए। तो 20,000 को जब हम फाइनेंस करवाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स द बैलेंस्ड बजट इज अगेंस्ट द गुड पब्लिक पॉलिसी। तो बैलेंस बजट कौन सा था? जिसके अंदर रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बट द deficit financing resulting from ineffectiveness of the government, टैक्स इवेजन और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट कैन नेवर बी वेलकम्ड। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, इसके ऊपर समथिंग अराउंड 1,000-1,200 करोड़ के अराउंड जो है खर्चा आने वाला है। तो अभी ये जो पैसा है ये अगर किसी और जगह पर लगाया जाता, जैसे एजुकेशन के ऊपर या और कहीं पर, तो हो सकता है कि ज्यादा बेनिफिट हो सकता था। तो इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी है। अगर आप पढ़ेंगे सेंट्रल विस्टा कंट्रोवर्सी करके गूगल लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, 9 आउट ऑफ 10 जो पॉइंट्स हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें एक इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत वैलिड पॉइंट है। ये खर्चा जो है अवॉइड किया जा सकता था बट नहीं किया गया। rather this may cause indebtedness of the government, rather this may cause indebtedness of the government to the foreign creditors। तो ये भी चीज यहां पर बताई है कि फॉरेन अब लोन लेना है। यहां पर तो 20,000 की मैंने एग्जांपल के तौर पर, यहां पर 20,000 नहीं, हमारे 20-30,000, 40,000, 50,000 करोड़ की बात होती है। इतना इतना बड़ा डेफिसिट रहता है। अभी बताऊं कितना डेफिसिट है? फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया, ये देखो 6.6%। इन दी लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज बजट एक्सपेंसेस एक्सेस में भी रिक्वायर्ड टू बूस्ट इकोनॉमी। तो लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बजट एक्सेस को जो है इकोनॉमी के लिए जरूरी, बूस्ट करने के लिए जरूरी पड़ते होंगे। तो वो चीजें यहां पर बताई हैं। नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड डेफिसिट फाइनेंसिंग एज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्ट एडिशन टू ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर थ्रू बजट डेफिसिट्स। यानी कि कौन सा यहां पर बात किसकी हो रही है? डेफिसिट को फाइनेंस करने की। तो जो एक्स्ट्रा पैसा इधर से उठाकर हमने अपने एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए लगाया है वो क्या बोला जाता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। द टर्म यूज्ड टू डायरेक्ट एडिशन टू ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट यानी कि देखो 20,000 रुपए ऑलरेडी एक्सेस में थे, यानी कि जो मैंने एडिशनल खर्चा कर दिया, उसको फाइनेंस करने के लिए मैं और उधार ले रहा हूं। तो वो उधार पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट करना पड़ेगा, वो भी तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये यही कह रहे हैं कि एक डायरेक्ट एडिशन, ऑलरेडी जो एक्सपेंस था उसको कवर करने के लिए एक और एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। तो वो चीज क्या बन जाती है? आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग। पर्पस क्या है? फाइनेंसिंग ड्यूरिंग वॉर टाइम के अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए। अब जो है जरूरत है तो की जा रही है, नहीं होती तो क्यों करते? मोबिलाइजेशन ऑफ अनयूज्ड एंड एक्सेस रिसोर्सेज। तो वो सब चीजें यहां पर बता दी है। हाउ ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, कैसे करना है ये देखते हैं, ये जरूरी है। व्हेनेवर द एसेस्ड एक्सपेंडिचर सरपासेस द एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो ये चीज तो पता चली। अब डेफिसिट होता क्या है? जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से बढ़ जाए। A budget deficit occurs which are generally covered by raising taxes or increasing the prices। तो गवर्नमेंट कमोडिटीज के प्राइस बढ़ा देती है या टैक्सेस बढ़ा देती है ताकि उस डेफिसिट को कवर कर सके। The government may also use its accumulated cash balance or borrow from central bank or from foreign countries। तो या तो खुद के कैश रिजर्व्स को यूज कर ले उसको फाइनेंस करने के लिए, या फिर आरबीआई से लोन ले ले या बाहर किसी से लोन ले ले। इंडिया में क्या है? कैश रिजर्व्स, बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है? अपना आरबीआई। Both cases, new extra money would be injected into the money. Borrowing by selling bonds do not come under the purview of deficit financing। तो अगर गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेच देती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है ना आपको, अगर आप देखा तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू करे थे 1991 में भी करे थे, शायद उससे पहले भी करे थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस 47 के अराउंड भी करे थे, ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके। तो वो इसका पार्ट नहीं बनते।
इफेक्ट क्या है? टूल टू जनरेट मार्केट सरप्लस इन शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम के अंदर ही मार्केट सरप्लस क्रिएट किया जा सकता है, वो सब चीजें यहाँ पर। डेफिसिट फाइनेंसिंग और इन्फ्लेशन में रिलेशनशिप क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग ड्यूरिंग वॉर सिचुएशंस में हाइक इन्फ्लेशन बाय रेजिंग एक्सपेंडिचर एंड दस द एग्रीगेट डिमांड दैट में लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन वाला तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे आपस में रिलेटेड है, तो वो दोबारा से मैं नहीं बता रहा। सरप्लस रिसोर्सेज में बी डाइवर्टेड टुवर्ड मिलिट्री नीड्स एंड दस इट में लीड टू स्कार्सिटी। तो जो सरप्लस चीजें हैं, जो सरप्लस में रिसोर्सेज हैं, ब्रेड है, फूड सप्लाई होगी या और कोई भी पैसा मॉनेटरी वगैरह है, वो सब डिफेंस को चला जाएगा। तो जो लोकल लोग हैं, जो बाकी बाकी का नेशन है, नॉन डिफेंस है, या जो बाकी रेगुलर लोग हैं, वो अपना स्कैरसिटी में जीने लगेंगे। The development spending with the amount raised by deficit in short term may be beneficial, which may counter inflation to some extent. Short term तो short term में तो इन्फ्लेशन को काउंटर कर देगा, क्योंकि पैसा आ जाएगा, पैसे से अब जो है ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर लेंगे। बट लॉन्ग रन के अंदर पैसा ज्यादा होता रहेगा, डिमांड बढ़ती रहेगी और सप्लाई जो है उतनी ही रहेगी, तो फिर से इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हाइपर इन्फ्लेशन फिर से आ जाएगी। यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर इन्फ्लेशन को काउंटर किया जा सकता है, लेकिन अगर ये लॉन्ग रन तक करता रहा तो फिर इंस्टेड ऑफ काउंटरिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। Thus it is a dilemma terming as necessary evil, यानी कि एक जरूरी शैतान है ये, जो कि सरकार को करना पड़ता है। डेफिसिट इन इकोनॉमिक थ्रू इट मे कॉज इन्फ्लेशन। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। रेवेन्यू कभी भी एक्सपेंडिचर के बराबर आना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, खासकर कि अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया के अंदर। तो जब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको लोन लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, रेवेन्यू है नहीं, एक्सपेंडिचर कम कर नहीं सकते, क्योंकि देखो मान लो हम अपनी नेशनल रिसोर्सेज को डेवलप करने या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर कम कर भी दें, जो कि करते ही हैं, ये पिछले बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा 2014 के बजट के अंदर जो एजुकेशन के ऊपर अलॉटमेंट थी, और 2017, 18, 19 और उसके बजट के अंदर एजुकेशन के ऊपर मार्जिनल इंक्रीज ही आया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों के ऊपर बेफजूल का खर्चा किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है अगर सरकार ना करे, तो भी सरकार ने पुराने डेफिसिट्स को कभी फाइनेंस करने के लिए इतना सारा लोन ले रखा है फॉरेन कंट्रीज, आईएमएफ से, अमेरिका से, कि वो अपने आप में इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है कि वो कभी भी एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू के कम तो क्या बराबर तक नहीं आ पाएंगे। तो ये इंडिया, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए तो देखो कि नेसेसरी इविल बन जाता है, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो वही चीज यहां पर समझाई है। Relationship between deficit financing and income distribution. It is said that the deficit financing causes the situation of income inequalities. Income distribution is not equal. Deficit financing create excess purchasing power because of extra money circulation. तो फिर से वही चीजें आ गई, लोग जितने ज्यादा अमीर होंगे उतना ही ज्यादा वो लोन ले सकेंगे, और जितना ज्यादा वो लोन लेंगे उतना ही ज्यादा वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो उस हिसाब के स्पेंडिंग कर पाए। उनके ऊपर प्राइस उनको भी बेयर करना पड़ता है उतना ही। अब मान लीजिए मैं एडिडास के शोरूम पे जाता हूँ, मेरी मंथली इनकम 30,000 रुपए है, किसी और की मंथली इनकम 1,00,000 रुपए है, लेकिन वो शूज जो मुझे पसंद है वो तो 10,000 का ही है ना। अब कहां तो वो मेरे सैलरी का 1/3 बन रहा है और कहां उसका 1/10 बन रहा है, डिफरेंस देख रहे हो। तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर वो पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड से, मैं पे कर रहा हूं अपनी मंथली सैलरी से, तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाती है। बेनिफिट्स क्या है, आइए देख लेते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि शॉर्ट टर्म के अंदर फाइनेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। मोबिलाइज सरप्लस रिसोर्सेज, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज कॉस्ट फ्री मेथड, बिल्कुल सही बात है। बोरोइंग मनी, द गवर्नमेंट कैन मोबिलाइज यूटिलाइज रिसोर्सेज एफर्टलेसली। जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी पाइपलाइन है, उसके अंदर यही तो किया उसने, अपने नेशनल रिसोर्सेज को क्या किया, मोनेटाइज किया उसने, अपने नेशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया। जो हाईवे से जो टोल फ्री थे उनको अब टोल कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। It inspires government to use unemployed, underutilized और underemployed resources with increased employment and income। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। फिर डिसएडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स है। कॉजेज इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। कॉजेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो भी मैंने आपको बता दिया। alters the investment design because investor always wants to invest in quick income yielding business. Due to lack of raw material and poor countries, deficit financing may not yield justified result in enhancing employment। जैसे इंडिया के अंदर ये केस होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग से वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो इंडिया एंटीसिपेट करता है। तो ये चीजें जो हैं आ जाती हैं। पब्लिक डेट बच जाता है आपका, ये अपने आने वाले चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज आप इतना ही कवर कीजिए, बजट जो है पूरा कवर हो चुका है। अगले टॉपिक में क्या करेंगे, पब्लिक डेट को कंसिडर करेंगे कि यानी गवर्नमेंट जब लोगों से पैसा उधार ले लेती है तो उसमें उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, वो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, एक फीडबैक फॉर्म भी दे रखा है, नीचे जीमेल का लिंक भी दे रखा है, जीमेल आईडी का। तो आपको कोई भी क्वेरी आती है तो फीडबैक फॉर्म में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो जीमेल के थ्रू भी आप रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ जाइए ताकि मैं आपको अपडेट्स देता रहूं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।